Hello friends, welcome to this lesson. So this is our unit number 15 of HRM which is based on industrial relation. So let's begin with the introduction portion. तो दोस्तों सबसे पहले बताया गया है कि पास्ट के समय में हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट था वो स्टेबल था और कस्टमर जो थे वो बहुत डिमांडिंग नहीं थे, टेक्नोलॉजी भी था वो सफिशिएंट था ताकि उस समय के जो नीड्स हैं उसको मीट किया जा सके। वही बताया जा रहा है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए 1950s की बात करें तो बहुत लोग जो है टेलीविज़न खरीदे थे पहली बार और जो टेक्नोलॉजी था वो बेसिक टेक्नोलॉजी था, लेकिन ये जो है कस्टमर का जो नीड्स था उसे सेटिस्फाई कर रहा था। उस वक्त के जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि जो नीड्स थी उसे दोस्तों ये सेटिस्फाई कर रहा था। दोस्तों लास्ट 40 ईयर और जो नया सेंचुरी है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं कस्टमर की डिमांड में, ग्लोबलाइजेशन में, और दोस्तों पावर भी शिफ्ट हुआ ईस्ट में। मतलब करने का मतलब पिछले 40 साल में दोस्तों तो वर्ल्ड में बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस देखे हैं। ठीक है, कहाँ पे, जैसे जिस तरीके से बिजनेस किया जा रहा है, कस्टमर दोस्तों आप जो है ज़्यादातर डिमांडिंग हो गए हैं और एक्सपेक्ट करते हैं प्रोडक्ट को और सर्विसेज को जो कि टेलर्ड है उनके स्पेसिफिक नीड्स का। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ने ये आसान बना दिया है बिजनेसेस को कि वो एक्सपेंड करें न्यू मार्केट में, और पावर जो है शिफ्ट हो गया है दोस्तों कहाँ से, वेस्ट से ईस्ट में। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊं कि आपका जो लास्ट 20 ईयर्स है चाइना जो है बहुत ही मेजर प्लेयर हो गया है दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमी में। ठीक है, जिसमें जितने भी वेस्टर्न कंपनीज़ हैं वो अपना ऑपरेशन चाइना में बना रहे हैं ताकि टैप कर सकें ग्रोइंग मार्केट को। ठीक है, वही चीज़ समझाया जा रहा है लास्ट 40 ईयर में क्या सिनेरियो है, इसी पॉइंट को यहाँ पे समझाया जा रहा है। अब दोस्तों यदि नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखें, आपसे नेक्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है कि मैनेजिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट हैज़ बिकम क्रिटिकल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो टैलेंट को मैनेज करना तो ये बहुत ही क्रिटिकल हो गया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसी पॉइंट को यहाँ पे समझाया जा रहा है दोस्तों। जैसे मैं इसको आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि जैसे कंपटीशन फॉर टैलेंट बढ़ गया है, राइट, तो कंपनीज़ ने रियलाइज़ किया है कि ये ज़रूरी है कि क्रिटिकल हो गया है कि हम अट्रैक्ट करें, डेवलप करें और बेस्ट एम्प्लॉय को रिटेन करें। एचआर मैनेजर का बहुत ही अहम रोल है ये इंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट पीपल हो, राइट स्किल हो ताकि गोल को अचीव कर सके। जैसे मान लीजिए कंपनी जैसे गूगल और एप्पल, इनके इनोवेटिव और डायनेमिक वर्क कल्चर के बारे में जाना जाता है। ये क्या करते हैं दोस्तों कि टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है इस पार्टिकुलर स्लाइड में कि जैसे मैंने आपको चाइना का केस बताया, ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि मैनेज करना और रिटेन करना टैलेंट को बहुत क्रिटिकल है। इसका मतलब ये हुआ कि आज के बिजनेस एनवायरनमेंट में टैलेंटेड एम्प्लॉय को रखना किसी कंपनी के लिए सक्सेस के लिए बहुत ही क्रूशियल है। जैसे टेक्नोलॉजी कंपनी है गूगल या फेसबुक, ये कॉम्पिटिटिव सैलरीज देती है, बेनिफिट देती है ताकि जो बेस्ट टैलेंट है इंडस्ट्री में उसे अट्रैक्ट कर सके। उसके बाद दोस्तों आपसे कहा जा रहा है कि बैंक जो है चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जो हमारे एम्प्लॉय हैं और जो हमारे कस्टमर हैं उनके एक्सपेक्टेशन को मीट करने में बैंक जो है चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, राइट। तो ये पॉइंट को यहाँ पे समझाया जा रहा है। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ दोस्तों। लेट मी एक्सप्लेन दिस टर्म यूजिंग एग्जांपल दैट किस तरह का चैलेंज बैंक फेस कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को। देखिए, जैसे मान लीजिए कि बेबी बूमर जनरेशन रिटायर होती है तो बैंक अट्रैक्ट करती है यंगर एम्प्लॉय को जिसके पास अलग अलग कैरियर एस्पिरेशन हो, एक्सपेक्टेशन हो। उसी के साथ दोस्तों जो यंगर कस्टमर हैं उनका डिफरेंट बैंकिंग नीड्स है, उनका डिफरेंट बैंकिंग एक्सपेक्टेशन है देन ओल्डर जनरेशन, राइट। तो इसी बात को यहाँ समझाया जा रहा है दोस्तों। तो अब देखिए लास्ट जो लाइन है उसमें ये कहा जा रहा है कि कंपनीज जो है कुछ स्टेप्स ले रही हैं ताकि एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सके जो कि अट्रैक्ट करेगा और रिटेन करेगा टैलेंटेड एम्प्लॉय को। वो इंसेंटिव ऑफर करती है दोस्तों, जैसा कि बोनस, प्रमोशन, रिकॉग्निशन प्रोग्राम, ताकि एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सके और उनके पोटेंशियल को अनलिश कर सके। जैसे कंपनी जैसे एप्पल या गूगल जो है पर्क देती है जैसे फ्री फूड, ऑन साइट जिम, फ्लेक्सिबल वर्क आवर, ताकि एक पॉजिटिव वर्क कल्चर को क्रिएट कर सके जो कि टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करेगा। तो दोस्तों यही चीज़ को समझाया जा रहा है, इसी चीज़ को यहाँ समझाया गया है कि आप हमारा ये पहला स्लाइड में, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे किन किन बातों के बारे में आपको बताया जा रहा है। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड ट्रेडिशनल एम्प्लॉय के बारे में बताया जा रहा है कि ट्रेडिशनल एम्प्लॉय कल्चर कैसा था। ठीक है, देखिए इसमें आपको बताया जा रहा है कि पास्ट में जो रिलेशनशिप था एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में वो डिफाइन होता था कलेक्टिव बार्गेनिंग से, यूनियन के माध्यम से। लेकिन आज के समय में एक ट्रेंड हो गया है कि इंडिविजुअलाइज्ड और डेमोक्रेटिक कम्युनिकेशन हो गया है दोस्तों एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। जैसे कुछ कंपनीज ने इम्प्लीमेंट किया है ऑनलाइन सजेशन बॉक्सेस या एम्प्लॉय सर्वे ताकि फीडबैक को गैदर कर सके और एम्प्लॉय से सजेशन गैदर कर सके। ठीक है, तो ये कुछ कंपनी ने किया है। उसके बाद दोस्तों
ये जो अप्रोच है इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है और एम्प्लॉय को एम्पावर करता है कि वो अपने ओपिनियन को और कंसर्न को रेज कर सकें। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो शिफ्ट हो गया है फ्रॉम बीइंग फोकस्ड ऑन कंट्रोलिंग पीपल एंड देयर बिहेवियर टू फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय। मतलब पहले फोकस था कि लोगों को कंट्रोल करें, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करें। अब फोकस हो गया है कि हम कैसे इंडिविजुअल एम्प्लॉय को डेवलप करें, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करें। तो केवल आप मैनेजिंग एम्प्लॉय को मैनेज नहीं कर रहे हैं ताकि वो क्या एंड मीट हो जाए। मॉडर्न एचआर मैनेजर जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज करते हैं। किसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ऑब्वियसली हमारे एम्प्लॉय की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हमारे जो मॉडर्न एचआर है ये प्रायोरिटाइज करते हैं, राइट। यही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि इसके अंदर दोस्तों ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटीज़, सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशन एंड गोल्स एंड फॉस्टरिंग पॉजिटिव वर्क कल्चर, ये सभी आते हैं। फिर दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, यहाँ पे क्या है कि जो ट्रेडिशनल पर्सनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं और यूनियन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो अभी भी प्रिवेलेंट है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आप समझिए कि जो यूनियन है वो क्या करती है, नेगोशिएट करती है वेजेस और बेनिफिट का अपने मेंबर के लिए, और इंगेज भी करती है दोस्तों कलेक्टिव बार्गेनिंग में, राइट। इंगेज करती है यूनियन किस में? कलेक्टिव बार्गेनिंग में मैनेजमेंट के साथ, ताकि दूसरा वर्क प्लेस इशू को एड्रेस कर सकें। तो जो रिसेंट बायलैटरल सेटलमेंट हुआ है इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बीच में, जिस कारण से वेज इंक्रीज हुआ है बैंक एम्प्लॉय का, ये क्लियर एग्जांपल है कि अभी भी यूनियन का इन्फ्लुएंस है बैंकिंग सेक्टर में। तो दोस्तों ट्रेंड तो चल रहा है कि इंडिविजुअलाइज्ड और डेमोक्रेटिक कम्युनिकेशन चैनल हो, लेकिन यूनियन अभी भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है टर्म्स एंड कंडीशन को नेगोशिएट करने में एम्प्लॉय का अपने मेंबर्स के लिए। अब आइए दोस्तों हम लोग पर्सनल फंक्शन को समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड पर्सनल फंक्शन। देखिए दोस्तों, पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि पर्सनल मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट एक्टिविटी है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, अलग अलग टास्क को आप ऑर्गेनाइज करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, जो कि पीपल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। जैसे कि आप फ्यूचर वर्कफोर्स की नीड को प्लान करेंगे, आप एम्प्लॉय को डायरेक्ट करेंगे कि वो अपना ड्यूटीज़ परफॉर्म करें। ये सभी दोस्तों पर्सनल मैनेजमेंट का पार्ट है, राइट। ऑल दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द पर्सनल मैनेजमेंट। उसके बाद और क्या करेंगे दोस्तों आप, जैसे मान लीजिए एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, ये एक कंपनी में वो प्लान करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा रिक्रूटमेंट एफर्ट को, डायरेक्ट करेगा एम्प्लॉय को उनके डेली टास्क को, और कंट्रोल करेगा एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस रिव्यूज़ के माध्यम से। तो पर्सनल मैनेजमेंट का दोस्तों के अंदर बहुत सारे टास्क आते हैं जो कि पीपल को मैनेज करने से रिलेटेड होता है। जैसे नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करना, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को डेवलप करना, फिर कॉम्पेंसेटिंग एम्प्लॉय फॉर देयर वर्क, फिर इंटीग्रेटिंग एम्प्लॉय इनटू द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, तो एम्प्लॉयज़ की स्किल एबिलिटी को यूटिलाइज करना और एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट मेंटेन करना। जैसे एक कंपनी क्या करेगी, नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करेगी जॉब पोस्टिंग के माध्यम से, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को डेवलप करेगी ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से, कॉम्पेंसेट करेगी एम्प्लॉय को सैलरीज और बोनसेस के माध्यम से, एम्प्लॉय को इंटीग्रेट करेगी दोस्तों ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, एम्प्लॉय के स्किल को यूटिलाइज करेगी जॉब असाइनमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों ये सभी डिफरेंट प्राइमरी फंक्शंस है हमारे पर्सनल मैनेजमेंट के, राइट। ऑल दिस थिंग्स आर द डिफरेंट प्राइमरी फंक्शन ऑफ आवर पर्सनल मैनेजमेंट। दोस्तों जो लास्ट स्टेटमेंट है उसमें आपको क्या बताया जा रहा है, लेट अस सी द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस पार्टिकुलर स्लाइड, व्हाट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड हियर। सो फ्रेंड्स देखिए, इसमें आपको कहा जा रहा है कि पर्सनल मैनेजमेंट का एम है कि इंडिविजुअल का जो गोल है, एम्प्लॉय का जो इंडिविजुअल गोल है उसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल से अलाइन कर सकें। इससे क्या होगा कि पर्सनल मैनेजमेंट जो है इंडिविजुअल के गोल को भी अचीव कर पाएगा, और जैसे जॉब सेटिस्फैक्शन, कैरियर डेवलपमेंट, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी डेवलप कर पाएगा, जैसे इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे एक कंपनी जो है एम्प्लॉय को कैरियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है और फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट ऑफर करती है ताकि वो अपने पर्सनल गोल को अचीव कर सके, और साथ ही साथ दोस्तों अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके एम्प्लॉय रिटेंशन से और इंगेजमेंट से। तो ये है दोस्तों हमारा पर्सनल फंक्शन। अब दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है। यहाँ पे समझाया जा रहा है दोस्तों आपको कि पर्सनल मैनेजमेंट का फोकस होता है कि आप रिलेशनशिप जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में है उसे मैनेज करें। ये यहाँ जो एम्प्लॉय का वेलबींग है उसे प्रमोट किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पर्सनल मैनेजर होते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि एम्प्लॉयज़ के पास सेफ और हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट हो, उनको फेयरली ट्रीट किया जाए, उनके पास रिसोर्स का एक्सेस हो ताकि अपने नीड्स को सपोर्ट कर सकें। दोस्तों HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का 3 मेन एरिया है फोकस का। कौन कौन सा 3 मेन एरिया है फोकस का, ये देखते हैं। लेट अस सी व्हाट आर द 3 मेन एरिया ऑफ फोकस ऑफ HRM। देखिए इसमें आपको बताया जा रहा है कि स्ट्रेटजिक HRM होता है जिसके अंदर आप HR प्रैक्टिसेस को ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करते हैं। एक होता है प्रोफेशनल HRM जिसमें दोस्तों HR प्रैक्टिसेस को प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन किया जाता है।
और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एचआरएम होता है दोस्तों, उसमें आप डे टू डे एचआर टास्क को मैनेज करते हैं, जैसे पेरोल को, बेनिफिट्स को, एम्प्लॉय रिकॉर्ड को। ठीक है, यही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि तीन दोस्तों आपको मैंने बताया 3 स्फीयर है, स्ट्रेटजिक, प्रोफेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव। तो स्ट्रेटजिक में आपने क्या किया, मैं फिर से बता दूँ आपको, आपने स्ट्रेटजिक एचआरएम में क्या किया कि आप एचआर प्रैक्टिसेस को ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करते हैं। प्रोफेशनल में दोस्तों प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव में दोस्तों आप डे टू डे एचआर टास्क को, जैसे पेरोल को, बेनिफिट्स को, एम्प्लॉय रिकॉर्ड को मैनेज करते हैं। ओके, सो ये सभी चीज़ आपका डिफरेंट टाइप्स ये एचआर का है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और जरा लास्ट स्लाइड को देखते हैं। लास्ट लाइन में क्या बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको ब्रॉडली 3 एरिया में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक वेलफेयर, एक पर्सनल और एक रिलेशनशिप। तो जो वेलफेयर एस्पेक्ट है एचआरएम का, वो फोकस करता है इंश्योर करने में कि एम्प्लॉय हेल्दी हैं, सेफ हैं, उनके पास नेसेसरी एम्यूनिटीज़ और फैसिलिटीज़ का एक्सेस है। जो पर्सनल एस्पेक्ट है वो इंश्योर करता है, उसके अंदर आप वर्कफोर्स को मैनेज करते हैं, इसमें रिक्रूटिंग, हायरिंग, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। रिलेशनशिप जो एस्पेक्ट है एचआरएम का, इसमें क्या होता है कि आप रिलेशनशिप जो मैनेज करते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, इसमें कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट। जैसे मान लीजिए एचआर मैनेजर है, वो हेल्थ और सेफ्टी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेगा, ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगा, ये इंश्योर करने के लिए कि एम्प्लॉय जो है पोटेंशियल हैजार्ड के बारे में अवेयर हो और कैसे एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जाए वर्क प्लेस में बारे में, इसमें बारे में अवेयर हो। एचआर जो है एम्प्लॉय के एंगेजमेंट प्रोग्राम को ओवरसी करेगा ताकि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाया जा सके एम्प्लॉय और मैनेजमेंट में। तो वही चीज़ यहाँ समझाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि देखिए मैंने आपको 3 एस्पेक्ट बताए थे ना, एक बताया था आपको पर्सनल एस्पेक्ट, एक बताया था दोस्तों आपको वेलफेयर एस्पेक्ट, जो मैंने आपको समझाया। अब देखिए पर्सनल एस्पेक्ट में क्या होता है कि जो एचआरएम है वो फोकस करता है कि अलग अलग एस्पेक्ट जो कि पीपल से रिलेटेड है, जैसे नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करना, उसके स्किल को डेवलप करना ट्रेनिंग प्रोग्राम से, कॉम्पेंसेट करना उनको वर्क में, इंसेंटिव ऑफर करना। ये कंपनी जैसे रिक्रूट करेगी नए एम्प्लॉय को जॉब पोस्टिंग से, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देगी ताकि न्यू स्किल डेवलप कर सके, उनको कॉम्पिटिटिव सैलरीज देगी, बोनसेस देगी ताकि एम्प्लॉय को कॉम्पेंसेट कर सके उनके वर्क पे, उनको इंसेंटिव ऑफर करेगी जैसे प्रमोशन या रिकॉग्निशन, ताकि मोटिवेट कर सके एम्प्लॉय को अपने बेस्ट परफॉर्म करने के लिए। तो ये है हमारा दोस्तों पर्सनल एस्पेक्ट। सो दिस ऑल आर पर्सनल एस्पेक्ट। जो हमारा रिलेशनशिप एस्पेक्ट है दोस्तों, इसमें क्या गया कि एचआरएम फोकस करती है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, जो एम्प्लॉय और कंपनी के बीच में जो रिलेशनशिप है उस पर फोकस करती है, राइट। तो वो कैसे होता है, तो जैसे दोस्तों और जो कंपनी और एम्प्लॉय रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेटिव, जैसे लेबर यूनियन, एम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, लेबर यूनियन, उनके बीच में रिलेशनशिप पे फोकस करती है। ठीक है, कैसे फोकस करती है दोस्तों, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि यहाँ पे जो वेलफेयर रिलेशनशिप एस्पेक्ट है वो कैसे होता है। जैसे देखिए एचआर मैनेजर जो है, जो कॉन्फ्लिक्ट है एम्प्लॉय के बीच में उसे रिजॉल्व करती है, या जो एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उसे रिजॉल्व करती है, या लेबर यूनियन से नेगोशिएट करती है कंपनी के बिहाफ में, और इंश्योर करती है कि सारे एम्प्लॉय का राइट जो है प्रोटेक्टेड है और रिस्पेक्टेड है। दोस्तों एचआरएम कंसर्न है, मतलब ये हुआ कि एचआरएम रिकॉग्नाइज करती है कि एम्प्लॉय के मोरल का कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और जो हमारे हैप्पी और मोटिवेटेड एम्प्लॉय होंगे दोस्तों, जो खुश होंगे एम्प्लॉय, जो मोटिवेटेड एम्प्लॉय होंगे, राइट, तो वो जो हैप्पी मोटिवेटेड एम्प्लॉय होते हैं दोस्तों, वो परफॉर्म करते हैं अपने बेस्ट में और कंपनी के सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी जो है फोकस कर रही है एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में, अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है दोस्तों कैरियर डेवलपमेंट के लिए, वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड करती है, और एम्प्लॉय के अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करती है ताकि एम्प्लॉय के मोरल और सेटिस्फैक्शन को इंप्रूव कर सके। तो ये क्या होगा, इससे कारण प्रोडक्टिविटी अच्छा होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन अच्छा होगा, और दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों पर्सनल मैनेजमेंट का क्या फंक्शन है। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। दोस्तों देखिए सबसे पहला जो फंक्शन आपको बताया जा रहा है कि स्ट्रेटजिक फंक्शन बताया जा रहा है, राइट। 3 फंक्शन है, स्ट्रेटजिक, प्रोफेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो स्ट्रेटजिक फंक्शन में क्या होता है दोस्तों, आप ऑर्गेनाइजेशन गोल सेटअप करते हैं, स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं कि कैसे उस गोल को अचीव किया जाए। जैसे कंपनी जो है गोल सेट करेगी कि हमको मार्केट शेयर बढ़ाना है एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ का, और फिर स्ट्रेटजी डेवलप करेगी कि कैसे उस गोल को अचीव करें, जैसे एम्प्लॉय को हायर करें, एम्प्लॉय को ट्रेन करें, ठीक है, जैसे सेल्स या मार्केटिंग एक्सपर्टाइज। तो इसमें अपने कॉम्पिटिटर को भी एनालाइज करेगी इंडस्ट्री में ताकि समझेगी कि कैसे वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सके। तो ये होता है स्ट्रेटजिक फंक्शन। मतलब इसमें कंपनी जो है गोल सेट करती है, कैसे मार्केट शेयर बढ़ाए इंडस्ट्री में, कैसे स्ट्रेटजी डेवलप करें जिससे हायर करें, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करें, ये सभी चीज़ इंक्लूडेड है, राइट। तो ये हमारा सबसे पहला है स्ट्रेटजिक फंक्शन। दूसरा जो फंक्शन है दोस्तों वो है हमारा क्या, वो है हमारा रिलेशनशिप फंक्शन। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, रिलेशनशिप प्रोफेशनल फंक्शन है दोस्तों।
ठीक है। तो सेकेंड हमारा फंक्शन है दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल फंक्शन। तो आइए जरा देखते हैं कि प्रोफेशनल फंक्शन में क्या क्या चीज़ है। तो इसमें प्रोफेशनल फंक्शन में दोस्तों आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मैनेज करते हैं, उनके एक्सपेक्टेशन और गोल को सेट करके, उनको फीडबैक देके, एक एम्प्लॉय स्किल और नॉलेज डेवलप करके। जैसे मैनेजर जो है वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI बनाता है सभी एम्प्लॉय का, ताकि उनकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सके और प्रोग्रेस को मेजर कर सके गोल के प्रति। जो HRM जो मैनेजर है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, ताकि एम्प्लॉय को हेल्प कर सके उनके स्किल को इंप्रूव करने में और हाई मोरल इंश्योर करने में। तो ये सभी दोस्तों हमारे परफॉर्मेंस फंक्शन है। यदि हम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन की बात करें दोस्तों, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में क्या होता है कि आप डे टू डे HR टास्क को मैनेज करते हैं, यानी जो आपका डे टू डे HR टास्क है उसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में मैनेज करते हैं, राइट। तो जैसे मान लीजिए इसके अंदर आप रिक्रूट करते हैं, आप सेलेक्ट करते हैं नए एम्प्लॉय को, HR करता है, मैनेजर करता है ये काम। फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कंडक्ट करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, कॉम्पेंसेशन बेनिफिट को डिटरमाइन करना, ये सभी चीज़ इंक्लूडेड है दोस्तों हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि पर्सनल फंक्शन का लीगल एस्पेक्ट क्या है। चलिए लीगल एस्पेक्ट को समझते हैं दोस्तों। देखिए इसमें ये बताया गया है कि हिस्टोरिकली एम्प्लॉयर जो थे, हिस्टोरिकली दोस्तों एम्प्लॉयर जो है मिसट्रीट किए हैं वर्कर को, उनको लो वेज दिए हैं, उनको लॉन्ग आवर काम करवाए हैं पुअर कंडीशन में, और बेसिक सेफ्टी मेजर नहीं करवाए। जैसे मान लीजिए कि जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का अर्ली डेज था, वहाँ पे फैक्ट्री में जो वर्कर हुआ करते थे वो 12 से 16 घंटा काम करते थे एक दिन में, और डेंजरस और अनसैनिटरी कंडीशन होता था, वेरी लो वेज पे काम करते थे, ठीक है, यही बताया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों एक्टिविस्ट और लेबर यूनियन ने बेटर वर्किंग कंडीशन के लिए लड़ा, ठीक है, और सेफ्टी मेजर के लिए लड़ा वर्कर के लिए। लेबर यूनियन ने डिमांड किया कि जो एम्प्लॉयर है वो सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करें, एडिक्वेट ब्रेक दें, और जो नंबर ऑफ आवर काम करते हैं वो उसको लिमिट करें। ये सभी चीज़ के लिए दोस्तों लड़ाई लड़ी गई, किसके द्वारा? लेबर यूनियन के द्वारा, राइट। तो उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या बताया जा रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया जा रहा है दोस्तों कि जैसे इंडियाज़ ने कुछ भारत में दोस्तों कुछ लॉज हैं, राइट, कुछ लॉज पास हुए हैं भारत में, जैसे कि सम लॉज हैव बीन पास्ड, ठीक है, और जो कि इसका मेन एम है कि प्रोटेक्ट करें और प्रमोट करें, ठीक है, किसका वेलफेयर, वर्कर का वेलफेयर। जैसे मान लीजिए लॉ मिनिमम वेज एक्ट आया 1948 का, फैक्ट्रीज एक्ट आया 1948 का, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आया 1948 का, ये सब लाया गया ताकि वर्कर को बेसिक वेजेस दे सकें, राइट। उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि बिजनेस जो है लॉज और रेगुलेशन को फॉलो करेगा जो कि गवर्नमेंट सेट करती है, ताकि राइट को प्रोटेक्ट कर सके, इंटरेस्ट वर्कर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। जैसे बिजनेस जो है कुछ लॉ से कंप्लाई करेगा, जैसे मिनिमम वेज, सेफ्टी मेजर, टाइमली पेमेंट। दोस्तों उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि लेबर लॉ जो भारत में है उसको 4 कैटेगरी में या 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे लॉ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वेलफेयर। जैसे जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 है, ये दोस्तों वेलफेयर कैटेगरी में आता है, और ये प्रोवाइड करता है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी टू एम्प्लॉय हु हैव कंप्लीटेड सर्टेन नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस विद देयर एम्प्लॉयर, यानी ग्रेच्युटी उन्हें मिलेगा जो एम्प्लॉयर के साथ कुछ साल सर्विस कर चुके हैं, राइट। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में बताया जा रहा है आपको कि आप यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो ओवरऑल गोल है लेबर लॉ का इंडिया में वो है ये है कि इंश्योर करें कि जितने भी वर्कर हैं उनको फेयरली ट्रीट कर रहे हैं, आप उनके राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे पेमेंट ऑफ वेज एक्ट ये इंश्योर करता है कि वर्कर को पेड किया जा रहा है, उनके टाइम में वेजेस दिए जा रहे हैं। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कैसे जो वर्कर और मैनेजमेंट के बीच का डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करें। तो ये चीज़ बताया जा रहा है दोस्तों। अब आइए ज़रा डिस्कस करते हैं कि लेबर लॉ और पर्सनल फंक्शन क्या है और लेबर लॉ कैसे पर्सनल फंक्शन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। आइए ज़रा डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ लेबर लॉ होते हैं। बेसिकली लेबर लॉ के बारे में क्या बताया जा रहा है दोस्तों, लेट्स सी व्हाट आर द टॉपिक्स विच हैव बीन। तो लेबर लॉ डिज़ाइन किया गया है ताकि राइट को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, एम्प्लॉय के राइट को प्रोटेक्ट कर सके दोस्तों। जैसे और एम्प्लॉयर को कंप्लाई करना पड़ेगा इन सभी लॉ से जब भी वो वर्कफोर्स को मैनेज करे। जैसे मान लीजिए एक कंपनी जो है नई एम्प्लॉय को रिक्रूट करना चाह रही है तो जो लेबर लॉ है उसे कंप्लाई करेगी जो हायरिंग से रिलेटेड है। जैसे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कैंडिडेट्स के बीच में, रेस और जेंडर के बीच में के बेसिस पे। और उसी तरह दोस्तों जब वो कॉम्पेंसेशन पैकेज को डिज़ाइन करेगी एम्प्लॉयर जो है कंप्लाई करेगी मिनिमम वेज से और ओवर टाइम लॉ से, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहा जा रहा है कि दोस्तों कि टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, रिटेन करने के लिए कंपनी जो है लेबर लॉ से कंप्लाई करेगी जब अपने कॉम्पेंसेशन पैकेज को डिज़ाइन करेगी, राइट। वही चीज़ को बताया जा रहा है, कॉम्प्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ लेबर लॉ। और जैसे मान लीजिए वो प्रोवाइड करेगी मिनिमम वेज, ओवर टाइम पे और दूसरा बेनिफिट जो कि लॉज के द्वारा रिक्वायर होती है। उसके बाद दोस्तों थर्ड पॉइंट में बताया जा रहा है कि एम्प्लॉयर जो है मिनिमम
जो मिनिमम आपका स्टैंडर्ड्स है जो कि लेबर लॉ प्रिस्क्राइब करती है उससे उसको कंसिडर करेगी। कौन? एम्प्लॉयर कंसिडर करेंगे। जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स है उसको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कौन कौन कंसिडर करेंगे दोस्तों? एम्प्लॉयर कंसिडर करेंगे। किससे रिलेटेड बताया जा रहा है दोस्तों? आपका एम्प्लॉयर शुड कंसिडर द मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो कि लेवल ऑफ प्रिस्क्राइब करती हैं जब वो पॉलिसी डेवलप कर रहे हैं एम्प्लॉय के कॉम्पेंसेशन से रिलेटेड, बेनिफिट से रिलेटेड और वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड। जैसे वो सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, वेज एंड आवर लॉ से कंप्लाई करेंगे और अप्रोप्रिएट बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे जो कि लॉज की रिक्वायरमेंट है। तो ये सभी चीज़ दोस्तों कंप्लाई करना बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयर के पार्ट में। इसी चीज़ को आपको यहाँ समझाया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों कुछ सिक्योरिटीज़ लेजिस्लेशन है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है कि एम्प्लॉयर कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान, फिर वर्कर कॉम्पेंसेशन, ये सब सिक्योरिटीज़ होते हैं, राइट। और ताकि एम्प्लॉय के हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकें और सेफ्टी वेलबींग को प्रोटेक्ट कर सकें। दोस्तों उसके बाद कहा जा रहा है कि जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लॉज हैं, यहाँ देखिए, जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लॉज हैं वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में। यदि कोई अनरेस्ट है, कोई डिसएग्रीमेंट है तो गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने में। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 है वो एक नया लॉ है इंडिया में जो कि कंसोलिडेट करता है तीनों एक्ट को, ठीक है। 3 एग्जिस्टिंग एक्ट है जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड है, उसको सिंगल डॉक्यूमेंट में कंसोलिडेट करता है। ये जो 3 एक्ट है वो कौन कौन से एक्ट है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। तो इन तीनों एक्ट को एक सिंगल एक्ट में कंसोलिडेट करता है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। दोस्तों ये जो कंसोलिडेशन है इन तीनों एक्ट का, इसका एम ये है ताकि हम सिंप्लीफाई कर सकें और मॉडर्नाइज कर सकें इंडिया के इंडस्ट्रियल रिलेशन लीगल फ्रेमवर्क को। इससे क्या होगा कि जो कंप्लायंस बर्डन है वो कम होगा एम्प्लॉयर का और उनके लिए आसान होगा कि लॉ से कंप्लाई कर सके और बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके अपने एम्प्लॉय के राइट का। चलिए ये सब पॉइंट बताया गया। हम लोग नेक्स्ट लिस्ट लाइन पे आते हैं और बात करते हैं दोस्तों कि जो लेबर लॉ है दोस्तों वो कंकरेंट लिस्ट पे फॉल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है इस पर लेबर लेजिस्लेशन बना सकते हैं, राइट। तो यही बताया जा रहा है दोस्तों आपको इस पॉइंट में। इसको मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ आपको ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। सो लेट मी टेक द बेस्ट एग्जांपल टू मेक द कंसेप्ट क्लियर। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर है लॉ बनाने का जो कि लेबर से रिलेटेड है वो शेयर किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी इंडिया में। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ पास करेगी लेबर से जो अप्लाई करेगा इंटायर कंट्री में, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉ पास करेगी जो कि अप्लाई होगा कि उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स में, राइट। ये पॉइंट बताया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि बैंक जो है जो ऑपरेट कर रही है वो लेबर लॉ को फॉलो करेगी और सरकार के रेगुलेशन को फॉलो करेगी जैसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के तरह। जैसे मान लीजिए कि एक बैंक कंप्लाई करेगी जो मिनिमम वेज से रिलेटेड लॉ है, वर्किंग आवर, सेफ्टी मेजर अपने एम्प्लॉय के लिए। उसके अलावा दोस्तों बैंक कंप्लाई करेगी सेक्टर स्पेसिफिक लॉ जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो कि जिसके प्रोविजन है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। अब बात करते हैं दोस्तों लेजिस्लेशन ऑन वर्किंग कंडीशन। तो इसमें क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है 1970 का, ये भारतीय लॉ है जिसका मेन एम होता है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के यूज़ को रेगुलेट किया जाए और अल्टीमेटली एबॉलिश किया जाए जहाँ तक पॉसिबल हो। तो ये लॉ को डिज़ाइन किया गया ये इंश्योर करने के लिए कि वर्कर को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाए कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, ठीक है, और उनको फेयर वेज मिले, उनको फेयर वर्किंग कंडीशन मिले। दोस्तों इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो एक्ट है हमारा, कौन से एक्ट की बात हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 की बात हो रही है दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 में क्या बताया जा रहा है उसको जरा समझिए, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। इस एक्ट के बारे में आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, ये दोस्तों इस्टेब्लिशमेंट पे अप्लाई होता है जहाँ पे 20 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर एम्प्लॉय है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, और जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जो है 20 से ज़्यादा वर्कर को एम्प्लॉय करके रखा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यदि कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है जहाँ पे 20 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, वो बिल्डिंग साइट पे काम कर रहे हैं, तो ये जो लॉ है उस इस्टेब्लिशमेंट पे अप्लाई होगा। मतलब 20 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं जो कि काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये जो लॉ है हमारा, कौन सा लॉ है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, वो अप्लाई होता है। तो आपको बताया गया किस कंडीशन में ये जो लॉ है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट वो अप्लाई होता है। प्लीज़ रिमेंबर 20 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम कर रहे हैं तो अप्लाई होता है। ये एक्ट वहाँ अप्लाई उस एस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई नहीं होता है जहाँ पे वर्क जो है इंटरमिटेंट या कैजुअल नेचर का है। जैसे मान लीजिए कंपनी कुछ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को हायर की केवल एक टाइम प्रोजेक्ट के लिए और इवेंट के लिए, तो वहाँ पे लॉ अप्लाई नहीं होगा। मतलब एक समय के लिए मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, वहाँ पे लॉ अप्लाई नहीं होगा। दोस्तों वर्कमैन को कंसिडर किया जाता है वैसा एम्प्लॉय, कोई भी वर्कमैन को कॉन्ट्रैक्ट लेबर कब माना जाएगा? यदि उसको हायर किया गया है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बिना उसके नॉलेज का या उसके नॉलेज का प्रिंसिपल एम्प्लॉय का। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, वो एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर की कि उसे क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड करना है और कॉन्ट्रैक्टर क्लीनिंग स्टाफ को हायर करता है, तो ये जो स्टाफ मेंबर है ना उसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर माना जाएगा। तो ये ट्रू है एवन इफ कंपनी डिड नॉट नो दैट क्लीनिंग स्टाफ वेयर हायर्ड थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर।
तो कंपनी को पता है कि नहीं पता है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर का करेक्ट डेफिनेशन। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट को कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के रिगार्डिंग। इसमें आपको बताया जा रहा है दोस्तों कि यदि कोई कंपनी हायर करती है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अपने एस्टैब्लिशमेंट के लिए, तो उसको एज ए कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगा अंडर द रिलेवेंट लेबर एक्ट। और कॉन्ट्रैक्टर जो प्रोवाइड करेगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर को, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा सरकार से। जैसे मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको एक्स्ट्रा लेबर चाहिए पीक प्रोडक्शन सीजन में, तो वो रजिस्टर करेगी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय करे। और कॉन्ट्रैक्टर जो प्रोवाइड करेंगे लेबर को, उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा किससे? सरकार से। यही चीज़ बताया जा रहा है दोस्तों इस पार्टिकुलर स्लाइड में, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर इसमें प्रोविजन है, उनको कर सकते हैं। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि यदि कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई है लेबर लॉ एक्ट में, या दोस्तों रजिस्ट्रेशन रिवोक किया गया है नॉन कॉम्प्लायंस विद द लेबर लॉ, तो फिर वो लीगली कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो प्रोहिबिट कर सकता है इस्टेब्लिशमेंट को किसी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय करने के, कि कुछ फैक्टर के बेसिस पे, जैसे क्या काम है, राइट, नेचर ऑफ द वर्क का नेचर क्या है, उसके बाद परमानेंट जो लेबर है वो उनकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। तो ये जो, और उसके बाद वर्किंग कंडीशन, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट प्रोहिबिट कर सकती है किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अब हायर नहीं करना है वर्क के लिए, जिससे कि हाई रिस्क एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व है। जैसे मान लीजिए डिमोलिशन इन्वॉल्व है, ये सब हाई रिस्क एक्टिविटीज़ होते हैं दोस्तों। लास्ट स्टेटमेंट में आपको बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोवाइड करते हैं, उनको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करें, जैसे कैंटीन, रेस्ट रूम, ड्रिंकिंग वाटर, फर्स्ट एड, ताकि इंश्योर कर सके कि उनके कॉन्ट्रैक्ट लेबर का वेलबींग और सेफ्टी। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जो कि लेबर को हायर करते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, वो रेस्ट रूम प्रोवाइड करेंगे, फर्स्ट एड फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कंस्ट्रक्शन साइट में, ताकि वर्कर का सेफ्टी और कंफर्ट को इंश्योर कर सकें, ठीक है। अब क्या बताया जा रहा है दोस्तों, उसको समझते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है आपके पास, उसमें आपको ये बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो एक्ट है, ठीक है, यदि कॉन्ट्रैक्टर फेल करता है सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर मेजर प्रोवाइड करने में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को, तो जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसकी जिम्मेवारी है उसको प्रोवाइड कराना। जैसे कोई कंपनी हायर की कॉन्ट्रैक्टर को कि सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करो, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर जो है सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा है सिक्योरिटी स्टाफ को, तो जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसकी जिम्मेवारी होगी कि सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड करे। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी होती है दोस्तों, यदि कॉन्ट्रैक्टर नहीं प्रोवाइड करा रहा है ये सब चीज़, तो प्लीज़ रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। अब देखिए दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है दोस्तों। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट था इस एक्ट का, मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो अप्लाई होता है वैसे इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे 20 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को एम्प्लॉय किया गया, लेकिन महाराष्ट्र में क्या है कि थ्रेशोल्ड लिमिट को 50 किया गया है, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो एक्ट है वो अप्लाई तब होगा जब वैसे इस्टेब्लिशमेंट में होगा जहाँ पे महाराष्ट्र में, जहाँ पे 50 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर एम्प्लॉय किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 है, इसमें क्या रिक्वायर्ड किया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, हाँ, इसमें कॉन्ट्रैक्टर को वेजेस देना है वर्कर को, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, ठीक है। इसका मतलब कि दोस्तों कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो वेज पे करेंगे अपने वर्कर को, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। और दोस्तों यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर वेज नहीं पे करता है अपने वर्कर को, यदि वो फेल कर जाता है वेज पे करने में अपने वर्कर को, तो क्या बताया जा रहा है, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी होगी कि अनपेड वेज को पेज करे। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, उसने जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को फैक्ट्री में काम तो करवा लिया लेकिन वेज नहीं पे किया, तो फैक्ट्री का जो ऑनर है, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, उसकी जिम्मेवारी होगी कि अनपेड वेज को वो पे करेगा। फिर दोस्तों बैंक को नहीं अलाउ किया गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर करे, जैसे स्वीपिंग, डस्टिंग या वॉचिंग ऑफ बिल्डिंग के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक जो है परमानेंट स्टाफ को हायर करेगी ताकि ये सभी काम को करवाए rather देन कॉन्ट्रैक्ट लेबर। उसके बाद दोस्तों लास्ट में ये बताया जा रहा है कि जो BPO है यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, इस इंडस्ट्री ने कॉन्ट्रैक्ट लेबर के कंसेप्ट को चेंज किया है और आउटसोर्स वर्क के कंसेप्ट को चेंज किया है। BPO इंडस्ट्री में क्या होता है, कंपनी जो है स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस को आउटसोर्स करती है, जैसे कस्टमर सर्विस को, ताकि सर्विस प्रोवाइडर को जो कि हायर करता है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को, ये सभी आउटसोर्स वर्क को करने के लिए। मतलब BPO इंडस्ट्री हैविली रिलाई करती है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर पे, और जो वर्क का नेचर है इंडस्ट्रीज में वो डिफरेंट होता है ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट लेबर अरेंजमेंट से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नेक्स्ट स्लाइड को समझते हैं। इसमें बताया जा रहा है कोड के बारे में। तो दोस्तों कहने का मतलब कि कोड जो है बहुत फ्लेक्सिबल हो गए हैं और वो स्ट्रिक्टली इन्फोर्स नहीं करते हैं जो भी प्रोविज़न है लेबर लॉ का, यदि एम्प्लॉयर डिमॉन्स्ट्रेट करे कि वो जो है लॉ के स्पिरिट को वायलेट नहीं कर रहा है जिस पर्पज़ से लॉ इनेक्ट किया गया। जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉयर है वो जो है वर्किंग आवर के कंडीशन से स्ट्रिक्टली एडहेयर नहीं करते हैं, लेकिन एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है वर्किंग कंडीशन से और उसको उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा है, तो कोर्ट जो है एम्प्लॉयर को पेनलाइज नहीं करेंगे, ये बताया जा रहा है।
दोस्तों सेकंड स्टेट में बताया जा रहा है कि कंपनी जो है आउटसोर्स कर सकते हैं कुछ टास्क को या कुछ प्रोसेसेस को एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर को, ताकि कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें, क्वालिटी को इंप्रूव कर सकें। जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो अपने कस्टमर सपोर्ट सर्विस को आउटसोर्स कर सकती है किसी स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइडर को, जो कि हाई क्वालिटी सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करेगा लो कॉस्ट में। तो इसका भी प्रोविज़न है, ठीक है, कि आप आउटसोर्स भी करवाया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों आपको बताया जा रहा है यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताया जा रहा है दोस्तों, लेट अस सी। बताया जा रहा है दोस्तों कि मेजर बैंक जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, उन्होंने क्या किया है कि ISO सर्टिफिकेशन ले लिया है अपने बैक ऑफिस ऑपरेशन के लिए। ISO सर्टिफिकेशन किसके लिए ले लिया है दोस्तों? अपने बैक ऑफिस ऑपरेशन के लिए ले लिया है, ठीक है। और जिसका मतलब ये हुआ कि इनका जो बैक ऑफिस ऑपरेशन है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है क्वालिटी मैनेजमेंट का। मतलब कि बैंक का जो बैक ऑफिस ऑपरेशन है उसके अंदर डेटा एंट्री, रिकॉर्ड कीपिंग, प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन और ISO सर्टिफिकेशन इंश्योर करता है ये सभी ऑपरेशन एफिशिएंट है, रिलायबल है और कस्टमर के नीड को मीट कर रहे हैं। उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिट किया बैंक को कि कुछ नॉन कोर एक्टिविटी को आउटसोर्स करें, जैसे क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी सर्विस टू एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर। जैसे एक बैंक आउटसोर्स कर सकती है क्लीनिंग और मेंटेनेंस ऑफ द प्रीमाइसेस टू एन एक्सटर्नल वेंडर, जो कि अलाउ करेगा बैंक को कि अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन में फोकस करे, इंश्योर करते हुए कि जो प्रीमाइसेस है वो वेल मेंटेन्ड है और सिक्योर है। तो ये RBI ने अलाउ किया है। अब देखिए बात करते हैं बॉम्बे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की। बेसिकली ये क्या करता है, ये जो एक्ट है, ठीक है, जो ये लॉ है दोस्तों, इंश्योर करता है कि फेयर एंड सेफ वर्किंग कंडीशन फॉर एम्प्लॉय वर्किंग इन शॉप, ठीक है। जो एम्प्लॉय शॉप में काम कर रहे हैं, दुकान में काम करते हैं, उनको जो है फेयर और अच्छा वर्किंग कंडीशन मिले, ये इंश्योर करता है, राइट। तो इसे चलिए डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कशन करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये जो एक्ट है इस लॉ के अकॉर्डिंग दोस्तों जितने भी शॉप है, जितने भी एस्टेब्लिशमेंट है, उसे रजिस्टर करना पड़ेगा लोकल अथॉरिटी और एक लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा दोस्तों, जो कि रिव्यू किया जाएगा हर एक साल में। इस एक्ट में दोस्तों कुछ लिमिट्स है वर्किंग आवर ऑफ एम्प्लॉय के रिगार्डिंग। इसमें कहा गया है दोस्तों कि कोई भी एम्प्लॉय जो है कि किसी भी एम्प्लॉय को आप कह नहीं सकते कि 9 घंटा से ज़्यादा काम करे एक दिन में, ठीक है। ये बताया गया है कि 9 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते और एक वीक में 48 घंटा से ज़्यादा, ठीक है। ये बताया गया दोस्तों 48 आवर अ वीक एंड 9 आवर अ डे, ठीक है। और ओवर टाइम दोस्तों 24 घंटा एक वीक्स में 24 घंटा से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। मतलब आप ऐसे नहीं कि 24 घंटा से ज़्यादा एक वीक में ज़्यादा ओवर टाइम दे रहे हैं। तो इसमें दोस्तों रेस्ट का इंटरवल भी प्रोवाइड किया गया है और वीकली हॉलीडे प्रोवाइड किया गया ताकि इंश्योर करें कि एम्प्लॉय को रेस्ट मिले और वर्क लाइफ बैलेंस हो। दोस्तों ये जो एक्ट है इसमें लीव के बारे में बताया गया है कि एम्प्लॉय को 21 दिन का लीव मिलना चाहिए एक साल में, जो कि एक्यूमुलेट हो सकता है 42 डेज तक। मतलब एम्प्लॉय जो है कुछ नंबर ऑफ डेज ऑफ ले सकते हैं वर्क में हर एक साल में अपने पर्सनल या मेडिकल रीजन से। यदि अपने सारे लीव को यूज़ नहीं करते हैं तो उसको नेक्स्ट ईयर कैरी भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एम्प्लॉय ब्रेक ले काम से और अपने हेल्थ और वेलबींग को मेंटेन करें, ये बताया गया है दोस्तों। उसके बारे में आपको ये बताया गया है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है दोस्तों, हाँ, इसमें बताया गया कि जो एम्प्लॉयर हैं वो लॉ को ध्यान में रखें, रिकॉर्ड को ध्यान रखें एम्प्लॉय अटेंडेंस का और जितना लीव लिया है। और दोस्तों एम्प्लॉयर जो है वो अटेंडेंट रजिस्टर होगा जिसमें एम्प्लॉयर अटेंडेंस हर एक दिन मार्क करेंगे। उसमें दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जो इंडियन स्टेट्स है उसके अपना लेबर लॉ होते हैं, लेकिन बैंक को दोस्तों एग्जाम्पशन दिया गया है कुछ प्रोविजन से इस लॉ का। इसका मतलब कुछ रूल्स जो है दूसरे बिजनेस में जो अप्लाई होते हैं वो बैंक के लिए अप्लाई नहीं होंगे। जैसे स्टेट लेबर लॉ, उसमें कहा गया है कि सभी बिजनेस को टू गिव एम्प्लॉय सर्टेन नंबर ऑफ पेड हॉलीडे ईच ईयर, लेकिन बैंक को इस रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है। जैसे थर्ड आपको फिर बताया गया तीसरे स्टेटमेंट में कि जो अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो लॉ को इन्फोर्स करने में, जो अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं दोस्तों, द अथॉरिटी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पोजिंग द लॉ, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि हाँ वो फ्लेक्सिबल हो गए हैं टाइमिंग ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बैंक, जब तक वो टोटल वर्किंग आवर या दूसरा रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है। मतलब ये है कि बैंक अपना पहले भी खोल सकती है ऑपरेशन, ठीक है, या यूजुअल आवर से लेट भी ऑपरेशन बंद कर सकती है। मतलब बैंक को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, राइट, बैंकों को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक अर्ली ओपन करे और लेटर क्लोज करे यूजुअल आवर से, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ आवर होगा जो एम्प्लॉय काम करेंगे या दूसरा रेगुलेशन जो है एम्प्लॉय और वेलफेयर और सेफ्टी से रिलेटेड वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। जैसे फेस्टिव सीजन में दोस्तों बैंक को अलाउ किया जाता है कि आप शुरू में अर्ली ओपन कर लें और लेटर देन अनयूजुअल टू ओपन करें ताकि कस्टमर को एकोमोडेट कर सकें, जब तक एम्प्लॉयज़ जो है उनको एडिक्वेट रेस्ट दिया जाए, रेस्ट ब्रेक दिया जाए, ठीक है, ताकि जो कि लीगल लिमिट से एक्सीड ना हो, ठीक है। ये सब बताया गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। बेसिकली एक लॉ होता है दोस्तों जो कि लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसे, ट्रेड यूनियन को। तो ट्रेड यूनियन क्या होता है दोस्तों, एक ग्रुप होता है
वर्कर के ग्रुप होते हैं जो एक साथ आते हैं ताकि अपने राइट को और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। ये एक्ट ये कहता है दोस्तों कि यदि 7 या 7 से ज़्यादा वर्कर जो है वो ट्रेड यूनियन फॉर्म करना चाहते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन यूनियन के पास कम से कम 10% या 100 वर्कमैन मेंबर होना चाहिए जो कि कम होगा, और कम से कम 7 मेंबर होंगे जो कि वर्कमैन होंगे।